हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग कवर करेंगे, एक तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है बताएंगे, इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है, और इसी से रिलेटेड हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर मान लीजिए ये कोई एक मीडियम होता और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता और उस मीडियम में जब ये वेव ट्रैवल करती, वेव ने एल लेंथ का डिस्टेंस कवर किया है, मगर ऑप्टिकल पाथ इसका क्या होगा? ऑप्टिकल पाथ वो डिस्टेंस होगी जो इतने ही टाइम में वेव वैक्यूम में कवर करती। तो ऑप्टिकल पाथ इसका हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एल। दो वेव के रास्तों की लंबाई में क्या अंतर आ रहा है, ऑप्टिकल लंबाई में क्या अंतर आ रहा है, वो उसका पाथ डिफरेंस है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं वन एंड ओनली अपनी पेन किलर सीरीज में। जी हां, ये सीरीज में हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को कवर करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये सीरीज जो है वो आपके पीडब्ल्यू ऐप पर भी अवेलेबल है। वहां पर जाकर आप जो भी आपको आज क्लास में पढ़ाया गया, बताया गया, उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी जिससे आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या मोटिव है इस सीरीज का? तो पहली बात, ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है, पहले ही बता देता हूं, ठीक, मगर किसी एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे ताकि अगर उस तरह के कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं तो आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उन टॉपिक्स को करने की, समझने की। तो इसी क्रम में हम जो आज पढ़ेंगे वो हमारा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स का। और बच्चों, वेव ऑप्टिक्स का ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर है अपना, और आइए देखते हैं कि क्या क्या कवर करने वाले हैं हम लोग इस लेक्चर में। तो अपन क्या करेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे, साथ में फिर कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, जिस तरह की प्रॉब्लम्स नीट में आ सकती है या जेईई मेंस में पूछी गई है। तो आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग कवर करेंगे, एक तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है बताएंगे, इसका थ्योरी भी पढ़ेंगे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये बातें नहीं पता होंगी तो फिर आगे चीजें कर पाना इस चैप्टर के लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा। और इसी से रिलेटेड हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जिस पर थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बना तो बहुत हद तक चांस है कि वाईडीएसई के ऊपर या उसके जो कोर प्रिंसिपल है उससे रिलेटेड, जो उससे कनेक्टेड चीजें हैं, उससे ही ये क्वेश्चन पूछा जाए, अगर इस क्वेश्चन से कोई सवाल हमारा एग्जाम में आता है तो फटाफट से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ थ्योरी पार्ट समझेंगे, ठीक, ताकि हमें वो चीजें पता हो कि किस तरह से उनको हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करते हैं, और कुछ बढ़िया क्वेश्चंस को जो है करेंगे ताकि वहां से भी हमारी कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए हम लोग कुछ जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं उनको समझ लेते हैं। एक यहां पर सबसे पहले एक बात लिखी हुई थी, ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो देखिए ऑप्टिकल पाथ क्या है उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा नहीं घुसेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज है। तो बेसिकली देखिए, हमें एक तो टर्म हो गया पाथ। तो कोई वेव जब किसी मीडियम में चल रही है तो अपना इस तरह से ट्रैवल करती हुई, ये तो एक सिंबल बना दिया वेव के कि भाई मान लिया कि भाई इस तरह से वेव प्रोपोगेट कर रही है। तो बेसिकली वेव ने क्या किया, वेव ने यहां इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कुछ रास्ता चला, कुछ डिस्टेंस कवर की, जिसको कि उसका पाथ कह सकते हैं। ठीक, अब जब वेव में हम लोग पाथ की बात करते हैं तो सिर्फ पाथ नहीं लेते हैं, हमेशा जो पाथ लिया जाता है वो ऑप्टिकल पाथ लिया जाता है। हमेशा जो लिया जाता है वो याद रखेंगे, हमेशा कैसा पाथ लिया जाता है, ऑप्टिकल पाथ लिया जाता है। तो अगर वैक्यूम है, अगर ये वैक्यूम है और वैक्यूम में ट्रेवल किया है और यहां से यहां तक की लंबाई ये जो है, अगर लेट सपोज एल है, ठीक है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ, अगर ये वैक्यूम है तो इसका ऑप्टिकल पाथ भी कितना माना जाएगा, एल ही माना जाएगा। एयर को भी अपन वैक्यूम जैसा ही मान के चलते हैं क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए ये कोई एक मीडियम होता
और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता, और उस मीडियम में जब ये वेव ट्रैवल करती, उस मीडियम में ये वेव ट्रैवल करती, तो हम कहते कि भैया अगर एल लेंथ ट्रैवल की है, सेम एल लेंथ ट्रैवल की है जैसे पहले ट्रैवल की थी, सेम इसने एल लेंथ ट्रैवल की है, वेव ने सेम एल लेंथ ट्रैवल की है, लेकिन हम एक बात तो कह सकते हैं कि टोटल लंबाई, जो टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल की है वो वेव ने एल ट्रैवल की है। मगर अब यहां ध्यान रखिएगा, वेव ऑप्टिक्स के चैप्टर में हमेशा कोई भी, जब हम लोग अभी आगे देखेंगे यूआईडीएसई में भी पाथ देखते हैं, पाथ डिफरेंस देखते हैं, ये सब टर्म आपके सामने आते हैं, तो याद रखिएगा कि भैया कभी भी हमने अगर किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये इसका पाथ तो ठीक है, एल लेंथ का डिस्टेंस कवर किया है, मगर ऑप्टिकल पाथ इसका क्या होगा, इसका ऑप्टिकल पाथ होगा क्या, ऑप्टिकल पाथ वो डिस्टेंस होगी जो इतने ही टाइम में वेव वैक्यूम में कवर करती। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। बहुत ज्यादा अगर आप डेफिनेशन में नहीं पढ़ते हैं तो हम सीधा सीधा ये याद रखेंगे कि अगर ऑप्टिकल पाथ कोई कहे कि एल लंबाई इस मीडियम में चला है तो ऑप्टिकल पाथ कितना होगा, तो ऑप्टिकल पाथ इसका हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ एल। तो हम ये मानते हैं कि क्योंकि देखिए किसी मीडियम में स्पीड क्या हो गई, किसी मीडियम में वेव की स्पीड कम हो गई, तो जितना टाइम इसने यहां ट्रेवल करने में लिया, ऑप्टिकल पाथ बाय द डेफिनेशन ये कहता है कि उतने ही टाइम में अगर वेव वैक्यूम में चलती, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती, वही डिस्टेंस उसकी ऑप्टिकल पाथ होती है, और जब आप निकालेंगे तो म्यू टाइम्स ऑफ एल हो जाता है। तो हमें एक बात तो ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे भी कोई मीडियम आएगा तो पाथ जो है वो पाथ हमको, जो उसने लंबाई चली, पाथ ज्यादा कोई कठिन शब्द नहीं है, सीधा सीधा लेंथ, कितनी लंबाई चली है उसमें म्यू का हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो वेव के पाथ की कोई बात करें कि भैया यहां से चली वेव, हम ये ऐसे सिंबॉलिकली बना देते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करता हुआ कि ऐसे वेव जा रही है, तो वेव जितना रास्ता कवर करती है वही उसका पाथ कहलाता है, जितना रास्ता कवर करती है वही उसका पाथ कहलाता है। ठीक है, यही लंबाई, यही डिस्टेंस पाथ कहलाती है। और अगर मीडियम है तो हमें फिर म्यू से भी साथ में क्या कर देना है, वो जो मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का, उससे भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो भी लंबाई हुई, ठीक, ये जो भी लंबाई हुई, अगर ये वैक्यूम है तो यही लंबाई इसकी ऑप्टिकल पाथ बन जाएगी, और यही इसका पाथ भी है, यही इसका पाथ भी है। ठीक, तो जो ये शब्द यूज करेंगे हम, तो आप समझ लेना इसका क्या मतलब है। दूसरी चीज जो एक बहुत काम की यहां पर आएगी, वो आएगी पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, तो ये बात हम किन में कहां पर करेंगे, तो हम ये बात करेंगे कि जैसे अभी वाईडीएसई के लिए जब भी इंटरफेरेंस के केसेस बनेंगे तो सारे के सारे वो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, इनकी पहली कंडीशन ही होती है। अपना मोर फोकस जो अभी है वो थोड़ा थ्योरी पार्ट को समझ के और न्यूमेरिकल्स करने पर है कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा पूरा थ्योरी पार्ट अपन इसमें कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम आपको बिल्कुल एक क्लैरिटी दे देंगे कि जहाँ पे आप फंसते हैं वहाँ से आपको चीज़ें वो क्लियर हो जाए। तो देखिए इसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ये बड़े आपस में रिलेटेड जुड़े हुए हैं और बड़ा हेल्प करते हैं चीज़ों को सॉल्व करने में या समझने में। तो यहां पर पहली चीज ये है कि कोहेरेंट सोर्सेज है, कोहेरेंट सोर्सेज है मतलब कि एक ही सोर्स से मिलकर बने हुए दो सोर्सेज है, जिससे उनकी फ्रिक्वेंसी जो है दोनों सोर्सेज की बिल्कुल सेम रहती है, जो भी वेव निकल रही है उसकी स्पीड सब सेम रहती है। तो कोई भी दो सेम तरह की जो वेव है, एक वेव यहां से यूं चली और एक वेव यहां से यूं चली, और हमें यह पता है कि जब वेव में हो क्या रहा है कि कई सारे जो पार्टिकल्स है, अगर मान लीजिए किसी मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो पार्टिकल्स ही अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग अलग फेज पर है। फेज वाली चीज एसएचएम वेव में जो है आपको बताई जाती है, वहां पर एक फेजर का मैं अपना एक टॉपिक भी था, वहां पर भी इस बात को एक्सप्लेन किया गया था।
तो हमें यहां रिक्वायर्ड होगा कि ऑब्जेक्ट जो भी वेव है उस वेव का, दो वेव अगर हैं तो उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या बन रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या बन रहा है। तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करेंगे। फेज डिफरेंस, अगर मान लीजिए ये यहां पर जो भी वेव है जो ट्रेवल करती हुई जा रही है और यहां पे लगातार जो है वेव का फेज चेंज हो रहा होगा, यहां से ये जो वेव जा रही है लगातार इसका भी फेज चेंज हो रहा होगा, मगर उनका क्योंकि अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो उनका फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, वो फिक्स रहेगा। और वो फेज डिफरेंस अगर मैं डेल्टा फाई कहूं तो डेल्टा फाई बाय 2 पाई, और पाथ डिफरेंस अगर मैं डेल्टा एक्स कहूं, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स का मतलब हो गया कि ये और ये लंबाई का डिफरेंस। अब आप एक बात समझिए कि क्यों ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन इसलिए और इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उससे उसके लगातार फेज चेंज हो रहे हैं। मीन पोजीशन पे है तो 0 फेज है, एक्सट्रीम पर पहुंचा तो 90, 180, 270, 360, और फिर लगातार ऐसी एंगल बढ़ता चला जा रहा है। तो फेज ऑसिलेशंस के कारण लगातार चेंज हो रहा है और वो फेज आपको दिखाई नहीं देगा किसी डायग्राम में जो इस तरह से बना देते हैं, इससे तो आपको वेव का फेज दिखाई नहीं देगा, ऑसिलेशंस तो दिख नहीं रहे हैं आपको वेव के। लेकिन क्या चीज आपको दिख रही होती है, आपको पाथ दिख रहा होता है। ये मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली आप निकाल सकते हो, लंबाई नाप सकते हो। भाई फुट्टा लिया, स्केल ली और यहां से लंबाई नाप दी, तो आपको पाथ दिख रहा होता है। और पाथ दिख रहा होता है तो वहां से फेज डिफरेंस निकालना इस रिलेशन से आसान है, जो कि कहता है कि फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई, क्योंकि पूरा साइकिल 2 पाई का होता है, वैसे ही पाथ डिफरेंस अपॉन लैम्डा, क्योंकि एक कंप्लीट वेव की जो वेवलेंथ बनती है वो हमारी ये लंबाई कितनी बनती है, लैम्डा। तो अगर बेटा आप इस रिलेशन को ध्यान रखते हो तो बहुत सारी चीजें जो आपकी हैं वो काम में आ जाएंगी। क्यों आ जाएंगी? क्योंकि आप समझना, आपको ये चीज कभी नहीं दिखाई देगी। सर क्या चीज कभी नहीं दिखाई देगी? ये चीज कभी नहीं दिखाई देगी, फेज डिफरेंस नहीं दिखेगा। लेकिन क्या आपको दिख जाएगा? किस चीज को आप नाप सकते हो? वो है कौन सा? पाथ डिफरेंस। दो वेव के रास्तों की लंबाई में क्या अंतर आ रहा है, ऑप्टिकल लंबाई में क्या अंतर आ रहा है, वो उसका पाथ डिफरेंस है। तो अगर बेटा तुम्हारे पास पाथ डिफरेंस आ गया तो तुम्हारे पास समझ लो क्या आ गया, फेज डिफरेंस भी आ गया। और फेज डिफरेंस आ गया तो अपना सारा कहानी जो है, इसकी पूरी गाथा जो है YDSE की, वो पूरी की पूरी गाथा इसी सब बातों के ऊपर हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है। कुछ और बेसिक बातें इंटरफेरेंस की समझ लेते हैं। इंटरफेरेंस की कोई और दो कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेव है, लेट्स सपोज एक वेव की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इस तरह से दी हुई है, y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और कोई एक दूसरी वेव इक्वेशन है y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अगर इस तरह से इक्वेशंस दी गई हैं तो बहुत सीधी सी बात है, इसका फेज यहां से पता चल रहा है और इसका फेज यहां से पता चल रहा है। तो फेज यही एंगल है जो साथ में लिखा रहता है, जो टाइम के साथ लगातार चेंज कर रहा है। और कोई कहे कि इस सिचुएशन के लिए फेज डिफरेंस कितना हो गया, तो इस सिचुएशन के लिए भैया फेज डिफरेंस हो गया कितना, इन दोनों एंगल का डिफरेंस, दैट इज फाई। अभी अगर हमारे पास फेज डिफरेंस है तो हम यहां से इसका पाथ डिफरेंस भी निकाल लेंगे। खैर, अगर ये दोनों वेव सुपर इंपोज हो रही हैं, एक ये वाली जा रही थी 1 वाली, एक 2 वाली जा रही थी यहां पर, और कहीं जाकर ये मीट कर रही हैं, तो जहां मीट कर रही हैं उस जगह पर जो भी वेव सुपरपोजिशन से जो वेव बन रही है उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, तो वो y बराबर होगा y1 प्लस y2। तो चलिए दोनों को अगर जोड़ दें तो यहां से ये हो गया a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इसके जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट के एम्पलीट्यूड को हम फेजर से निकाल सकते हैं। हम लोगों ने फेज में पहले पढ़ा भी हुआ है। तो a1 साइन ओमेगा टी मतलब एम्पलीट्यूड को इधर साइन को मानते हुए इधर कहा एक एम्पलीट्यूड ड्रॉ कर दिया a1, दूसरा a2 कितने एंगल पर है, फाई एंगल पर है, तो यहां पर ड्रॉ कर दिया a2,
और इन दोनों के कॉम्बिनेशन, इनका फेज डिफरेंस यहां पर फाई है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन रहा है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए, और वेक्टर के जैसा इसको सॉल्व कर लें तो जैसे वेक्टर के दो रिजल्टेंट निकलते हैं उसी तरह से ये ए एम्पलीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। तो किसी जगह पर जो रिजल्टेंट वेव बनी दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस जो भी यहां पर एंगल आया, हमने लेट सपोज थीटा कह दिया, तो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और जो भी सुपर इम्पोज होकर जो वेव बनी, वो वेव जब बनी तो वो वेव बनने के बाद उसका एम्पलीट्यूड जो है वो एम्पलीट्यूड कितना आएगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना आएगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड हमारा ये बना। भी हमारे लिए बड़े काम की बात है, ये हमारे लिए बड़े काम की बात है। अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां सुपर इम्पोज हुआ है, जो भी दो वेव मिल रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस चेंज नहीं होगा। फेज चेंज होंगे, फेज का डिफरेंस चेंज नहीं होगा। समझिएगा, जैसे हमने कहा यहां पर एक वेव चल रही, कोहेरेंट सोर्सेज है, एक सोर्स से ही जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, एक सोर्स से दो सोर्स बने और वो कोहेरेंट सोर्सेज है। तो यहां पर लगातार इस वेव का फेज चेंज हो रहा होगा, लगातार इसका भी लगातार चेंज हो रहा होगा। तो मान लो इस पॉइंट पर फेज डिफरेंस 30 का बन रहा है। देखिए शब्द पे पकड़िएगा, फेज डिफरेंस, इसका मतलब है, मतलब अगर मान लीजिए हो सकता है ऐसा है कि जब ये जीरो, इस वाली वेव का, पहली वाली वेव जीरो पर होगी तो ये वाली वेव का जो भी फेज होगा वो 30 होगा, और जब पहली वाली वेव का फेज 10 पर होगा तो ये 40 हो जाएगा, वो 20 होगा तो ये 30 हो जाएगा, सॉरी ये 10 हुआ तो ये 40 हो गया, ये 20 हुआ तो ये 50 हो गया, ताकि अंतर हमेशा जो है वो कितना रहे, अंतर हमेशा कांस्टेंट रहे। और ये रहेगा अगर कैसे सोर्सेज है, कोहेरेंट सोर्सेज है, अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो किसी जगह पर एम्पलीट्यूड से इंटेंसिटी निकलती है, इंटेंसिटी से हमें पता चलता है कि कोई वेव जो मिली है वो मतलब कितना ज्यादा ऑसिलेट कर पा रही होगी उस जगह पर। तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो कहीं कहीं जहां वेव मिल रही होगी वहां हो सकता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो, कहीं कहीं मिल रही होगी वहां हो सकता है बहुत ज्यादा हो। तो एम्पलीट्यूड का कितना होगा वो ये निकल कर आया, और ये एम्पलीट्यूड इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस जगह पर, उस किसी पॉइंट पर उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस क्या है। और याद रखिएगा फेज डिफरेंस आप नहीं देख पाओगे, आपको पाथ डिफरेंस दिखेगा। तो फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस आपस में जुड़े हुए हैं। तो कुछ कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जहां एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा आ रहे होंगे। लाइट के केस में जहां पे एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा आ रहे होंगे उन जगहों पर लाइट दिखाई देगी, लाइट कंस्ट्रक्टिवली मीट कर रही होगी और लाइट ब्राइट हो गई होगी। और जहां पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए होंगे, फेज डिफरेंस इस तरह से बन रहे होंगे, वहां लाइट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी। तो फिलहाल हमने कहा कि एम्पलीट्यूड जो हुआ, एम्पलीट्यूड हमारा आया अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बड़ा ध्यान से सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे। और फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब समझ के रखना भैया, एम्पलीट्यूड का मतलब हुआ कि जो भी वेव ऑसिलेट कर रही है उसका अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अलग अलग पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड अलग अलग होंगे, वो तो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि किस तरह से मीट करें, जहां मीट करें वहां फेज डिफरेंस क्या रहा है फाई। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अगर मेरे को कोई कहे तो इस एक्सप्रेशन को अगर मैक्सिमम होना है तो कॉस फाई मैक्सिमम होना चाहिए। और कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1।
तो सोचो फाई क्या था, स्टार्टिंग में अपन लेके चले थे फेज डिफरेंस। तो अगर वेव का फेज डिफरेंस फाई क्या हो, इस तरह से हो कि कॉस की वैल्यू 1 आ जाए, तो कहां कहां होती है, 0 पे होती है, कॉस 0 1 होता है। 0 पर हुई तो वापस घूम के फिर से यहीं पे कितना, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो अपने को याद रखना है कि जहां जहां वेव मिलेगी और ये फेज डिफरेंस होंगे, ये बिल्कुल ये दिमाग में छपा रहना चाहिए। कोई फार्मूला छपा हो ना छपा हो, आपको ये दिमाग में छपा होना चाहिए कि जहां जहां फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई इस तरह के बन रहे होंगे, 2 पाई के मल्टीपल बन रहे होंगे, 2 के मल्टीपल बन रहे होंगे, वहां सब जगह कंस्ट्रक्टिवली मीट हो रहा होगा या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो रहा होगा। कितना हो रहा होगा वो एक अलग मुद्दा है, वो भी देख लेते हैं। तो ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर ये cos फाई 1 हो गया तो आप देखोगे तो A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यहां रूट लगा हुआ है, तो सीधा सीधा एम्पलीट्यूड्स दोनों वेव्स के जुड़ जा रहे होंगे। लेकिन मैं आपको शुरू से बोलता चला आ रहा हूं कि आपको क्वेश्चन जब करोगे तो आपको कभी वेव थोड़ी ना क्वेश्चन में चलती हुई दिखेंगी, ना तो फेज डिफरेंस दिखेगा। तो क्या दिखेगा, क्या नाप पाओगे, क्या मेजर कर पाओगे, वो होगा पाथ डिफरेंस। तो करस्पॉन्डिंग इस फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो अपने पास एक रिलेशन था, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, जो कि यहाँ फाई बन गया है, बाय 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा। इसका इस्तेमाल करोगे तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा। तो फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई इंटू लैम्डा, ये तो 0 हो गया। वहां पे 2 पाई रख दो, 2 पाई कैंसिल, इधर आ गया तो लैम्डा हो गया। 4 पाई अपॉन 2 पाई करोगे तो 2 आ गया, इधर लैम्डा मल्टीप्लाई हो गया तो 2 लैम्डा हो गया। तो जहां जहां पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड सो ऑन। आपको ये याद रखना चाहिए कि पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, जर्नल फार्मूला यहां से बना सकते हो आप, ठीक, जर्नल फार्मूला यहां से बना सकते हो। लेकिन जहां जहां पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा आ रहे हैं, वहां कंडीशन मैक्सिमा की बन रही है, वहां कंडीशन मैक्सिमा की बन रही है। और उसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या क्या बन रहे होंगे, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई। तो आप ऐसे भी चाहें तो जर्नल लिखना चाहें तो यहां से आप खुद भी बना सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इन जनरल लिखना चाहें तो 2n पाई, जहां n की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n लैम्डा, जहां n की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, चेक कर लो, 2 रखोगे 4 पाई, 3 रखोगे 6 पाई, सो ऑन। तो ये दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि इन पाथ डिफरेंस, इन फेज डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमा की या मैक्सिमम वेव जो है वो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देगी। और लाइट के केस में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होने का मतलब वहां ब्राइटनेस होगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और फॉर मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो गया, तो जहां एक दूसरे को ये क्या कर दें, कम कर रहे हो, तो इसी को देखो, ये वैल्यू एम्पलीट्यूड की कम कब आएगी, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम आएगी। और cos फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 नहीं, साइन और कॉस की वैल्यूज -1 से +1 के बीच में बेटा रहती हैं। तो cos फाई की मिनिमम वैल्यू होगी -1। तो अगर ये -1 हुआ तो मिनिमा के लिए अगर जाओगे तो मिनिमा के लिए cos फाई होना चाहिए था -1। तो फाई क्या हो जाएगा, फाई की क्या वैल्यू हो जाएंगी, तो cos पाई की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू -1 आती है। तो cos पाई 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये तो फेज डिफरेंस बन गया, पाथ डिफरेंस क्या बन जाएगा,
बेटा पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो बन जाएगा दैट विल बी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। और भैया ये कहां से बना है? ये वही जो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात बताई है वहीं से बना है। तो सर जर्नल बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? कोशिश करेंगे कि ऐसा बनाएं जिसमें n की वैल्यू 0 ना आए। उसके पीछे की भी वजह एक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा अगर आपको ये ध्यान में है तो, क्योंकि फिर n का नंबर ही वो YDSE में हम लोग ऐड कर लेंगे कि यार यही उसका मैक्सिमम मिनिमम का नंबर भी आता है। खैर, तो सर क्या बन जाए? यहां पर हम बना सकते हैं, जर्नल बनाना हो 2n + 1 इंटू पाई। और सर n की वैल्यू अगर ये बनाते हैं तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग? हम 0 से नहीं बनाना चाह रहे हैं, YDSE में बता देंगे क्यों। बाकी देखिए यहाँ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अकॉर्डिंगली n का नंबर उसी हिसाब से हो जाएगा, लेकिन हम जो n के नंबर को रखेंगे उससे हमारा वो नंबर, उस नंबर का मैक्सिमा, उस नंबर का मिनिमा वाली चीज भी मैच कर जाएगी। तो n की वैल्यू 1 रख ली अगर हमने तो नहीं, तो n की वैल्यू मुझे यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्रेशन ठीक कर लेते हैं, 2n - 1 इंटू पाई अगर मैं कर लूँ और n की वैल्यू 1 रखने पर क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा। ठीक है, 2 रखने पर 4 था, ठीक, तो 1 2 3। तो इससे क्या होगा, YDSE में अगर ये वाला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो n बराबर 1 का मतलब ये फर्स्ट मिनिमा भी हो जाएगा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। यहां पे जैसे ये फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग इसको बना लोगे तो ये हो जाएगा 2n - 1 लैम्डा बाई 2 और n की वैल्यू वही 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कुछ गलत तो नहीं किया। नहीं, ठीक है। बाकी आप इसको ये इस तरह से ध्यान रखो कि ये फेज डिफरेंस है, ये पार्ट डिफरेंस है, तो फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा इस तरह से बनते चले जाएंगे। ए मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए मिनिमम की वैल्यू की बात करें तो A1 डिफरेंस A2, मतलब कि ये कह सकते हो कि भैया दो बातें हो सकती हैं, A1 - A2 भी लिखा जा सकता है और A2 - A1 भी बन सकता है, दोनों बातें ही बन सकती हैं। और यहीं से इंटेंसिटी को भी के भी फार्मूले बन जाते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है A² के। तो अगर हम पीछे जाएं यहीं से, तो यहीं से इंटेंसिटी के लिए भी बना सकते हैं, तो A² की जगह हो गया I², A² की जगह आ गया I, और यहां से अगर हम बनाना चाहें तो हम इंटेंसिटी को भी लेके बना सकते हैं। तो I प्रोपोर्शनल A² है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो A² की जगह I रख दिया, प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करते हुए I1 + I2 + 2, A1 है तो √I1 √I2 cos phi। और अगर हम I मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी बन जाएगी? तो cos phi की वैल्यू 1 कर दिया तो ये फार्मूला बन जाएगा किसका? √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। √I1 I2 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो यही आ जाएगा। अगर cos phi की वैल्यू आप क्या रख ले रहे हो? 1 लिख रहे हो। सेम ए मिनिमम कितना आ जाएगा? ए मिनिमम वाले केस में I मिनिमम देख लें तो ये बन जाएगा √I1 - √I2 का होल स्क्वायर और √I2 - √I1 का होल स्क्वायर। तो इंटेंसिटी के टर्म में भी अगर कोई कहे तो हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज और यहां पर देख लें वापस से कि अगर I1 I2 बराबर है, यहां पर कर देते I1 = I2 = I0 के है,
तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, तो आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट आई नॉट हो गया cos फाई। सॉल्व कर लीजिए तो ये बन जाएगा आपका, इनइक्वालिटी आ जाएगी 1 प्लस कॉस फाई की, और उसको चेंज कर लोगे तो ये बन जाएगा आई इक्वस टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का भाई फार्मूला लगाया है, अभी इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, रेगुलर क्लास नहीं है ये। तो अगर I1 I2 बराबर है तो जो भी इंटेंसिटी है दैट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। जहां ये 4 आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी हुई तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको और लिखा जा सकता है आई बराबर जो भी मैक्सिमम इंटेंसिटी बन रही हो, आई मैक्सिमम, जो कि इस केस में 4 आई नॉट बन रही है, दैट इज कॉस स्क्वायर 5/2। अब आपके दिमाग में ये बहुत अच्छी तरीके से फिट होना चाहिए बेटा कि क्या चीज क्या है। तो अगर इंटेंसिटी इक्वल है दोनों वेव्स की, तो जो इंटेंसिटी के रिलेशन बना दैट इज 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। और यहां देखें तो क्योंकि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू कॉस की वैल्यू 1 हो जाए, दैट इज 4 आई नॉट। तो मैंने कहा कि यार 4 आई नॉट ही मैक्सिमम है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी करता है कि सोर्सेस की इंटेंसिटी ना देकर वो कह देगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट है, तो वो कंफ्यूज होते हैं फिर बच्चे वहां पर। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर सोर्सेस की इंटेंसिटी आई नॉट है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 आई नॉट बनती है। तो यहां से अगर देखें तो इस केस में I1 बराबर I2 बराबर अगर आई नॉट है तो मैक्सिमा के केस में आई मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा, आप देखोगे तो सीधे 4 आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी अगर बराबर है तो मैक्सिमम के केस में आई मैक्सिमम 4 आई नॉट हो जाएगा। सेम मिनिमम के केस में सर कितना हो जाएगा, तो अगर ये दोनों बराबर हो गए, आप खुद कैलकुलेट कर लो, तो अगर दोनों बराबर हो गए तो आई मिनिमम कितना हो जाएगा, इस केस में दोनों बराबर हो गए, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मिनिमम इंटेंसिटी 0 बनेगी। तो ये बेसिक पार्ट था, सारी की सारी गुणा गणित जो है वो इसी बात पर चलती है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट आप कर पाएंगे, उस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो फेज डिफरेंस है आप उस फेज डिफरेंस को निकाल के फिर यहां चीजों को डाल के इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। YDSE में क्या बेसिक रहता है, उस बेसिक की अगर मैं बात कर लूं ताकि वो फार्मूले डायरेक्ट हम लोग यूज कर सके, तो कोई भी एक सोर्स से हमने दो स्लिट का मतलब हो गया कि सिंपल ओपनिंग बनाई, और यहां से एक सोर्स S1 है और एक ये सोर्स हमारा ओपनिंग S2 है, दोनों एक ही सोर्स से बने तो कोहेरेंट सोर्सेज हो जाएंगे। और इससे कुछ कैपिटल D डिस्टेंस पर बोलते हैं कि एक स्क्रीन रख दी है, और ये दोनों सोर्सेस बहुत स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल d से सेपरेटेड है, तो बोलते किसी पोजीशन पर क्या सिचुएशन रहेगी उसके बारे में बात कर लें। तो देखिए फटाफट से देख लेते हैं, इस किसी P पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो वेव है इसने रास्ता चला होगा S1P का, इस वाली वेव ने रास्ता चला होगा S2P का। तो पाथ डिफरेंस कितना बना, ये रास्ता बड़ा है ये रास्ता छोटा है, तो पाथ डिफरेंस बन गया होगा S2P माइनस S1P। और इसी पाथ डिफरेंस को हम लोग मतलब यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो मैं फटाफट से डिराइव कर देता हूं। सेंटर से ये किसी थीटा एंगल पर है और इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो यहाँ वाला एंगल भी आपका थीटा बनेगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, ये लगभग 90, और क्योंकि ये बहुत क्लोज है तो ये भी लगभग 90 बनेगा और ये भी 90 बनेगा। तो आप कैलकुलेट कर लो, ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा, और जैसे ही ये थीटा एंगल आएगा तो इस ट्रायंगल में आप देखो तो ये जो पाथ का अंतर आ रहा है, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि इसके आगे से दोनों बराबर हो गए, यही पाथ डेल्टा एक्स जो है वो d
साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। इस ट्रायंगल को देख लिया हमने बस, और यही d साइन थीटा हो गया। और अगर मुझे यही y पोजीशन निकालनी कि y कितना होगा, तो इस ट्रायंगल को देख ले, इस वाले ट्रायंगल को। तो इस ट्रायंगल में जब आप देखोगे तो यहां ये एंगल थीटा बन रहा है, ये y बन रहा है, कैपिटल D बन रहा है। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो एक तरीके से d टेन थीटा आ जाएगी। और थीटा बहुत स्मॉल है तो d टेन थीटा की जगह हम साइन थीटा या थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से जो y आ गया, y पोजीशन आ गई किसी फ्रिंज की, दैट इज डेल्टा x। और साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा की जगह रखेंगे तो ये d साइन थीटा की जगह रख दिया हमने डेल्टा x बाय डी। तो y की जो पोजीशन बन गई दैट इज डेल्टा x d बाय डी। तो डेल्टा x ही मेरा क्या है, डेल्टा x ही मेरा पाथ डिफरेंस हो गया दोनों वेव्स का। डेल्टा x ही मेरा पाथ डिफरेंस हो गया दोनों वेव का। अब ये पाथ डिफरेंस जहां जहां 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा बनेगा, वहां वहां मैक्सिमा बनेगा। यही पाथ डिफरेंस जहां जहां लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 बनेगा, वहां वहां मेरा मिनिमा बनेगा। गणित मोटा मोटा सारा यही है। दूसरा इसमें एक चीज और जो निकालना है, तो हम एक जगह जैसे निकाल के देख लें कि अगर मेरे पास ये पूरी स्क्रीन है और मैं कहता हूं कि भैया ये मेरी 2 स्लिट है, ये मेरी स्क्रीन है, और एक ओपनिंग ये है, दूसरी ओपनिंग ये है, यहां से यहां तक का दूरी कैपिटल D है। और मैं इसी एक डायग्राम में अगर सारी चीजों को आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो अगर ये S1 है और ये सोर्स मेरा S2 है, तो आप देखो, एक बात को ध्यान दो कि अगर मैं ये वाली वेव के पाथ को देखूं तो ये लंबाई आई, और ये वाली वेव का पाथ को देखूं तो ये लंबाई आई, तो दोनों लंबाइयां जो पाथ हैं वो दोनों लंबाइयां या पाथ सेम है। तो यहां मेरा पाथ डिफरेंस कितना बना, यहां मेरा पाथ डिफरेंस बना कितना, 0। और याद करो, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो वेव के बीच का फेज डिफरेंस भी कितना होगा, फाई फेज डिफरेंस मान लिया, वो भी कितना होगा, 0। और अगर पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस दोनों 0 ही हैं, और यहां पर चलिए मैं इंटेंसिटी को भी शो कर देता हूं, तो ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट मेरा मैक्सिमा बन रहा होगा, और इस मैक्सिमा को हमने नाम दिया सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि सेंटर में बन रहा है। कैसे सेंटर में बन रहा है ये भी बात करेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा कितनी इंटेंसिटी होगी, तो अगर इस सोर्स की इंटेंसिटी भी I0 है और इस सोर्स की भी इंटेंसिटी I0 है, तो आपको याद है फार्मूला जो I बनता था किसी भी जगह पर बनेगा, तो दैट विल बिकम 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, अगर दोनों इंटेंसिटी बराबर है। या इसको इधर कर लेते हैं, या फिर हम लिख लेंगे I इक्वल्स टू I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर फाइव बाई 2। तो इस केस में तो ये मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम इंटेंसिटी हम यहां y एक्सिस पे इस पे दिखा दे रहे हैं, दैट इज 4I0। अब सोचिए कि जब हम इस स्क्रीन पर ऊपर की तरफ बढ़ें, जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इन दोनों लंबाइयों के पाथ में अंतर आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए कि यहां कहीं आगे बढ़ा, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं अभी के लिए, और इसको भी डिलीट कर देता हूं, और मैंने कहा कि यार अब मैं यहां कहीं जा रहा हूं, ऊपर बढ़ रहा हूं। आप ध्यान देंगे, यहां बढ़ रहा हूं, और मैं यहां पे इस पे ये दोनों पे देखा, तो अब मेरा ये रास्ता ज्यादा बड़ा है, ये रास्ता छोटा है, और इनके बीच का मेरे को एक कोई ना कोई डिफरेंस आना शुरू होगा। तो जैसे जैसे मैं
ऊपर जाऊंगा, यहां पाथ का रास्ता 0 है, डिफरेंस 0 है, ऊपर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 0.1 लैम्डा आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा सा कुछ पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सर कैसे पाथ डिफरेंस 0.1 लैम्डा आ जाएगा? तो अगर आप देखो पाथ डिफरेंस हम लोगों ने पीछे निकाला, तो जो भी वेव यहां से आ रही है उसके हिसाब से उन दोनों वेव के जो पाथ में डिफरेंस आएगा वो कुछ ना कुछ छोटा सा डिफरेंस आएगा। तो मान लिया सबसे पहले 0.1 लैम्डा आ गया, थोड़ा और ऊपर जाओगे और डिफरेंस बढ़ेगा, 0.2 लैम्डा, 0.3 लैम्डा, 0.4 लैम्डा, 0.5 लैम्डा। अभी 0.5 लैम्डा मेरे काम की चीज है पाथ डिफरेंस, क्यों? लैम्डा बाई 2 है। तो यहां कहीं पाथ डिफरेंस आ गया लैम्डा बाई 2 का, और यहां मेरा क्या बन जाएगा? यहां मेरा बन जाएगा बेटा फर्स्ट मिनिमा। तो डेल्टा एक्स यहां पर पाथ डिफरेंस बन गया होगा कितना? मान लिया लैम्डा बाई 2। तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना बन गया होगा? करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या फाई जो भी अपन लिखना चाहें, इसके करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस बन गया होगा कितना? पाई। और ये पॉइंट मेरा कहलाया होगा क्या? फर्स्ट मिनिमा। और अगर इंटेंसिटी में बराबर लेके चल रहा हूं तो इसका मतलब यहां पूरी डार्कनेस होगी, सबसे ज्यादा यहां ब्राइट होगा और यहां बिल्कुल डार्क हो जाएगा। अब जब ये ब्राइट से डार्क हो रहा होगा तो इंटेंसिटी एकदम से ऐसा नहीं होगी कि एकदम से यहां ब्राइट थी यहां एकदम से डार्क होगी। इंटेंसिटी की वैल्यू यहां दिखा रहे तो धीरे धीरे इंटेंसिटी कम हो रही होगी। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे होंगे इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, कम होती जा रही होगी, यहां पहुंच के कितनी हो गई होगी? 0। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो पाथ डिफरेंस लगातार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, कुछ यहां पहुंचे तो यहां पहुंच के पाथ डिफरेंस हो जाएगा बढ़ते बढ़ते। हमारे काम का पाथ डिफरेंस कौन सा है? लैम्डा। तो करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा? करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हो जाएगा इसके कितना? लैम्डा है तो ये हो जाएगा 2 पाई। वैसे भी 0 के बाद 2 पाई वाले पे ही मैक्सिमा आएगा। और ये पॉइंट मेरा किस नाम से जाना जाएगा? ये पॉइंट मेरा जाना जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। बेटा ये सेंट्रल मैक्सिमा था, ये फर्स्ट मैक्सिमा है। अभी होगा क्या? अभी होगा ये कि जहां पर फर्स्ट मैक्सिमा है, जहां पर भी तुम्हारा फर्स्ट मैक्सिमा है वहां इंटेंसिटी फिर से बढ़ना शुरू होगी। और बढ़ते 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 क्या? फिर से मैक्सिमम कितनी? 4I0। फिर से इंटेंसिटी कम होना शुरू होगी, कम होते 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 यहां फिर से 0। तो ये फिर क्या बनेगा? फिर ये कौन सा पॉइंट बनेगा? फिर ये पॉइंट बनेगा तुम्हारा, पहला मिनिमा बन चुका है, ये बनेगा तुम्हारा सेकंड मिनिमा। और सेकंड मिनिमा पे क्या होगा? सेकंड मिनिमा पर आपका पाथ डिफरेंस, तो पहली बार लैम्डा बाई 2, फिर मिलेगा कितना? 3 लैम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस पाई, देन मिलेगा कितना? 3 पाई। और फिर से इंटेंसिटी 0। फिर इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी, बढ़ना शुरू होगी, और यहां कहीं जाके यहां पे मिलेगा आपका कौन सा? फर्स्ट मैक्सिमा मिल चुका है, देन फिर से मिल जाएगा आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई है सेकंड मैक्सिमा। और सेकंड मैक्सिमा मिलेगा किस पर? पाथ डिफरेंस कितना होगा? पहला मैक्सिमा लैम्डा पर मिला, दूसरा मैक्सिमा मिलेगा 2 लैम्डा पर। और फेज डिफरेंस कितना होगा? तो पहला मैक्सिमा मिला 2 पाई पर, दूसरा मैक्सिमा मिलेगा 4 पाई पर। और फिर से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और जैसे ये ऊपर हो रहा है बेटा सेम गाथा जो है वो नीचे भी चलेगी। तो ये भी तुम्हारा क्या मिला? फर्स्ट मिनिमा। यहां पे भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 ही होगा, बस नीचे साइड में आ गया। ये पॉइंट क्या बना आपका? फर्स्ट मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या बना आपका? सेकंड मिनिमा।
इसलिए मैंने जो जनरल फार्मूला था, इस फार्मूले में n का नंबर ही जो रख दोगे वही उसका, उस नंबर का मिनिमा भी बन जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये आपकी इंटेंसिटी का वेरिएशन भी दिखा रहा है। और करस्पॉन्डिंग क्या पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस बन रहे हैं अल्टरनेटिवली, वो भी चीज दिखाई दे रही है। तो क्या सर हमेशा स्क्रीन या सिचुएशन ऐसी ही होंगी? नहीं, यंग डबल स्लिट में इस तरह का अरेंजमेंट था। बाकी जगहों पर हम अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के अरेंजमेंट भी बन सकते हैं। अच्छा, कुछ और बात भी अगर हम देखें तो यहां एक बात और भी देखिएगा, एक टर्म बनता है फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की विड्थ होती है, या एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा की विड्थ होती है, जिसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां बीटा जो डार्क का बनेगा वो बीटा हमारा किसका बनेगा? ब्राइट का बराबर बनेगा, जो फ्रिंज विड्थ होगी। तो एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा के बीच की दूरी फ्रिंज विड्थ कह सकते हैं। तो ये मैक्सिमा है और ये सेंट्रल मैक्सिमा है, तो ये लंबाई ही हमारी हो जाएगी बीटा। और ये कितना हो जाएगा? तो y में पोजीशन में अगर मैं देखूं तो जहां पहला मैक्सिमा बन रहा है उसकी पोजीशन, तो मेरे पास y का क्या फार्मूला आया था? y का फार्मूला आया था डेल्टा x d बाई डी। याद रखना ये d यहां की दूरी है, छोटा d हमेशा नीचे होता है इस रिलेशन में, अगर डायरेक्ट याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो डेल्टा x का मतलब पाथ डिफरेंस कितना? पहला मैक्सिमा का मतलब पहला मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा 0 पर बनेगा, पहला मैक्सिमा लैम्डा पर बनेगा, तो y की जो पोजीशन मिलेगी दैट इज लैम्डा डी बाई डी। और यही एक मैक्सिमा से दूसरे मैक्सिमा की जो चौड़ाई है, यही मेरी फ्रिंज विड्थ भी हो जाएगी। अगर मैं एक डार्क से दूसरे डार्क का भी निकालूंगा तो वो भी कितना बनेगा? वो भी सेम लैम्डा डी बाई डी ही बनेगा। तो यहां से क्या है ना, मेरे को बहुत आसानी हो जाती है। अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये बीटा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया। तो अगर मेरे से कोई कहे कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां पर आएगा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की अगर कोई बात करे तो मैं कह सकता हूं कि y पोजीशन क्या होगी उसकी? फर्स्ट मैक्सिमा में y पोजीशन जो होगी दैट इज लैम्डा डी बाई डी, या फिर वही चीज मेरी बीटा भी हो गई। दूसरा, फर्स्ट मैक्सिमा पे पाथ डिफरेंस क्या होगा? यहां पर मैं पाथ डिफरेंस लिख लेता हूं, यहां पे मैं फेज डिफरेंस भी लिख लेता हूं। सेकेंड मैक्सिमा, अच्छा, पाथ डिफरेंस कितना हो गया होगा फर्स्ट मैक्सिमा पे? तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, फेज डिफरेंस हो गया होगा कितना? 2 पाई। सेकेंड मैक्सिमा, तो मुझे इस सब के लिए कोई फार्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मैक्सिमा का मतलब हुआ पाथ डिफरेंस हुआ होगा 2 लैम्डा, y की पोजीशन आ गई होगी 2 लैम्डा डी बाई डी, इसका मतलब ये 2 बीटा रहा होगा, ये 4 पाई बन गया होगा। थर्ड मैक्सिमा, तो मुझे कैसे ध्यान है, थर्ड मैक्सिमा का मतलब पोजीशन सेंट्रल से जो रही होगी दैट इज 3 टाइम्स ऑफ बीटा रही होगी। और लैम्डा 2 लैम्डा, अगला क्या आएगा? 3 लैम्डा, 0 4 पाई 6 पाई। और यहां से आप मिनिमा का भी बीटा के टर्म में निकाल सकते हो। तो याद समझना, मिनिमा कैसे बीटा के टर्म में निकाल सकते हो? तो बीटा पूरी ये लंबाई थी और ओरिजिन से यहां से ये कितनी लंबाई हो गई होगी? तो ये बिल्कुल बराबर बराबर से बटते हैं, तो ये हाफ बीटा से कम हुआ है। तो फर्स्ट मिनिमा कोई मुझे कहे तो मैं कहूंगा कि भाई बीटा में से आधा बीटा घटा दो, हाफ बीटा घटा दो, तो बीटा बाई 2 पर y पोजीशन बीटा बाई 2 पर मिल गया मेरे को फर्स्ट मिनिमा। अच्छा, सेकंड मिनिमा कहां बना होगा? तो सेकंड मिनिमा को देखना है तो सेकंड मिनिमा के लिए सेकंड मैक्सिमा देखो और उसमें से बीटा बाई 2 घटा दो। तो अगर मेरे को कोई कहे कि फर्स्ट मिनिमा के लिए बात करो, फर्स्ट मिनिमा, तो पाथ डिफरेंस
फेज डिफरेंस और y पोजीशन, इन तीनों पर बात कर ले अगर, तो फर्स्ट मिनिमा कहां पर आएगा? फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2, फेज डिफरेंस करस्पॉन्डिंग पाई, y बराबर डेल्टा एक्स डी बाई डी, डेल्टा एक्स की जगह लैम्डा बाई 2 रख दूं तो y की वैल्यू होगी लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। और मैं इसको देखता हूं कि पहले मैक्सिमा का जो बन रहा था वो बीटा पे बन रहा होगा, जो फ्रिंज विड्थ है उसमें से बीटा बाई 2 मैंने घटा दिया। सेकेंड मिनिमा तो मुझे कैसे याद में है? मुझे ऐसे याद है, सेकेंड मिनिमा का मतलब लैम्डा बाई 2 के बाद अगला पाथ डिफरेंस आएगा 3 लैम्डा बाई 2, पाई के बाद 3 पाई, y की वैल्यू आप कहो तो चाहे तो यहां से रख दो 3 लैम्डा बाई 2 डी बाई डी। और मैं इसको ऐसे देखता हूं कि भैया सेकेंड मिनिमा है, मतलब 2 बीटा में से बीटा बाई 2 क्या हुआ होगा? माइनस हुआ होगा। और बीटा की वैल्यू क्या है? बीटा की वैल्यू अपन ध्यान रखेंगे, फ्रिंज विड्थ जो है लैम्डा डी बाय डी है। ये डार्क की भी यही होती है विड्थ और उसकी भी यही होती है, लेकिन वाई पोजीशन निकालने के लिए 2 बीटा का मतलब हो गया कि सेकेंड मैक्सिमा, उसमें से बीटा बाई 2 मतलब कितनी विड्थ घटा दी। अगर इस डायग्राम में देखो तो सेकेंड मैक्सिमा का मतलब मैं सेकेंड मिनिमा अगर निकालना चाहता हूँ, मतलब ये वाली लंबाई अगर निकालना चाहता हूँ ओरिजिन से सेंट्रल मैक्सिमा से, तो मैंने क्या किया, ये कितनी होगी? ये होगी ट्वाइस ऑफ बीटा, और ये होगी मेरी बीटा बाई 2, तो ट्वाइस ऑफ बीटा में से बीटा बाई 2 घटा दिया तो ये आ गया। तो इससे क्या है, थोड़ा स्पीड में काम हो जाता है, इससे क्या है थोड़ा स्पीड में काम हो जाता है। अब अगर इसी में मान लीजिए पूरा अरेंजमेंट किसी लिक्विड में डाल दिया गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए मेन मोटिव ये देखना है हमें स्क्रीन कहां पड़ी हुई है। स्क्रीन अगर लिक्विड में चली गई है तो आप पूरी की पूरी जो पूरा अरेंजमेंट अगर लिक्विड में डाल दिया गया है तो आपने कुछ नहीं करना है। इफ कंप्लीट अरेंजमेंट, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ लेना पड़ेगा, उसके कारण मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं क्या कर सकते हैं। इफ कंप्लीट अरेंजमेंट डिप इन अ लिक्विड, तो आप कुछ नहीं करो, आप लैम्डा को रिप्लेस कर दो लैम्डा बाय म्यू से। म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो इसका मतलब न्यू फ्रिंज विड्थ क्या हो गई? न्यू फ्रिंज विड्थ जो हुई बीटा डैश, दैट विल बी बीटा बाय म्यू। और अगर ये आ गई तो फिर आप कोई भी पोजीशन निकाल सकते हो। सेकेंड मैक्सिमम निकालना है 2 बीटा, थर्ड मैक्सिमम 3 बीटा, थर्ड मिनिमा 3 बीटा माइनस बीटा बाई 2, सेंट्रल मैक्सिमा अपनी ही जगह रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। सारी की सारी फ्रिंजेस टुवर्ड्स सेंट्रल मैक्सिमा जो है सब के सब श्रिंक हो जाएंगी अगर किसी मीडियम में डाल देते हो। हमने एक केस इसमें किया कि अगर मान लीजिए बीच में कोई एक स्लैब डाल दी, पट्टी डाल दी, तो क्या फर्क पड़ा? एक छोटी सी पट्टी डाल दी जिसकी लंबाई थी t और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू था। अब इसके आने से फर्क क्या पड़ा, इस बात को समझिएगा। हम अगर सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें, यहां वाला, यहां जो पॉइंट हमारा पहले सेंट्रल मैक्सिमा यहां बन रहा था, अगर उसकी बात करें तो यहां से जो भी अब वेव चली है, देखिए आपको दिखाने के लिए इतने दूर दूर बनाए जाते, इतने बड़े बड़े, ये सब लाइनें लगभग स्ट्रेट ही आती हैं, सीधी ही आती हैं। तो यहां पे स्लैब बना देता हूं टी थिकनेस की। तो अब अगर कोई कहे कि ये S1 है, ये S2 है, और S2 का पाथ ये बना, पुराने अरेंजमेंट के हिसाब से तो यार देखो इसका पाथ और इसका पाथ सेम है। इसको सिमेट्रिकली अगर मैं दिखाना चाहूं तो थोड़ा नीचे कर देता हूं।
लेकिन एक बात ध्यान देना कि अब ये पाथ और ये पाथ भले देखने में सेम लग रहे हो लेकिन अब सेम नहीं है। क्यों सर सेम नहीं? क्योंकि ये पट्टी बीच में आ गई। सर इस पट्टी के आने से क्या फर्क पड़ा? इस पट्टी के आने से, इस स्लैब के आने से ऑप्टिकल पाथ जो है वो बढ़ गया है इसका सर ऑप्टिकल पाथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? अगर ये मान लो मैं स्ट्रेट भी मान लूं कि अगर यार ये अरेंजमेंट बहुत पास पास है तो ये लगभग सीधी लाइन होगी, तो यहां पहले इतने हिस्से में जो लंबाई चल रही थी वेव दैट इज टी, लेकिन अब टी नहीं चल रही है। अब इतने हिस्से में जो ये लंबाई चल रही है, अगर मैं इसको स्ट्रेट मान रहा हूं तो ये लंबाई टी नहीं है। अब ये लंबाई कितनी है? म्यू टाइम्स ऑफ टी है। तो जहां पहले यहां ये टी चल रहा था, अब यहां ये कितना चल रहा है? ये म्यू टाइम्स ऑफ टी चल रहा है। ऑप्टिकल पाथ लेना होता है, हमने स्टार्टिंग में बोला था आपको। इसका मतलब यहां आप पाथ डिफरेंस जीरो नहीं होगा। यहां पाथ डिफरेंस कितना आएगा उस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आप समझना, ये लंबाई में कितना एक्स्ट्रा लंबाई हुआ वही पाथ डिफरेंस हो जाएगा। समझने वाली बात है। इस लंबाई में कितना एक्स्ट्रा चला पुराने वाले केस के हिसाब से। तो अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, समझना, और ऑप्टिकल पाथ होने के बाद ये हो गई 3 सेंटीमीटर, और ये पूरा 10 था, ये भी 10 था और ये भी 10 थी, ये भी लंबाई 10, ये भी लंबाई 10, पाथ डिफरेंस 0 हो रहा था। लेकिन अब ये लंबाई कितनी होगी? तो अब अगर ये वाला हिस्सा 2 से 3 हो गया है तो ये 10 से कितना, ये कितना बढ़ा? 1 बढ़ा ना, तो ये भी 10 से 1 बढ़ गया होगा, 11 हो गया होगा। तो ये 11, ये 10, डिफरेंस 1 का आ गया। मतलब जितना यहां एक्स्ट्रा चला है उतना डिफरेंस आ गया। तो पहले इस हिस्से पर टी तो चल ही रहा था, अब कितना चल रहा है? म्यूटी तो कितना एक्स्ट्रा चला, एक्स्ट्रा पाथ कितना आ गया? तो दैट एक्स्ट्रा पाथ, समझ पाए, ड्यू टू स्लैब, म्यूटी नहीं है वो एक्स्ट्रा पाथ। जहां पहले टी चल रहा था वहां अब म्यूटी चल रहा है, तो एक्स्ट्रा पाथ जो चला दैट इज म्यूटी माइनस टी। इट्स लाइक कि पहले 2 सेंटीमीटर चल रहा था, अब 3 सेंटीमीटर चल रहा है, तो एक्स्ट्रा 3 माइनस 2 चला, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो पहले ये टी चल रहा था, अब ये म्यूटी चल रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना चला? म्यूटी माइनस टी। इतना एक्स्ट्रा ये वाली रे चल रही है। तो अगर इतना एक्स्ट्रा ये वाली रे चल रही है तो यहां पाथ डिफरेंस भी कितना बन जाएगा? न्यू पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा? तो जहां ओल्ड पाथ डिफरेंस 0 था वहां अब न्यू पाथ डिफरेंस कितना होगा? न्यू पाथ डिफरेंस हो जाएगा कितना? म्यूटी तो सवाल ये उठा कि अगर यहां न्यू पाथ डिफरेंस ये आ गया है, इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा भी यहां नहीं होगा। सेंट्रल मैक्सिमा होने के लिए वहां पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि अब सेंट्रल मैक्सिमा कहां शिफ्ट होगा? तो ये वाली चीज तो ज्यादा पाथ चल रही है ना, तो जहां इसकी और इसकी पाथ डिफरेंस 0 हो तो कैसे होगी? इसकी थोड़ी कम हो जाए और ये थोड़ा ज्यादा चल जाए तो वहां पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा किधर? कहीं थोड़ा ऊपर की तरफ। यहां कहीं सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। आप याद ऐसे भी रख सकते हो कि जिधर स्लैब लगा दी उस तरफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा? शिफ्ट हो जाएगा। दोनों तरफ लगा दी तो ये देख लेना है कि इसका म्यूटी माइनस टी और इधर भी कोई लगा दिया तो उसका म्यूटी माइनस टी में ज्यादा कौन है, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां जो एक्स्ट्रा पाथ चल रहा था, तो इसके पाथ को जो यहां ज्यादा चल रहा था इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया तो कम चलेगा क्योंकि पास हो गया, और इसका थोड़ा बढ़ा दिया ताकि वो बराबर हो जाए, तो ऊपर की तरफ सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। और ओल्ड वाले के हिसाब से अब यहां डेल्टा एक्स न्यू तो कितना होगा? डेल्टा एक्स न्यू पाथ डिफरेंस इसके आने के कारण 0 हो गया। बट अगर ये स्लैब ना होती तो ओल्ड पाथ डिफरेंस क्या होता?
तो ओल्ड बेटा क्या होता है, इतना ही एक्स्ट्रा आ रहा होता है, दैट इज म्यू टी माइनस टी। तो अगर मैं ओल्ड वाले के हिसाब से देखूं कि कितना शिफ्ट हुआ अपनी पुरानी वाली ओरिजिन से, तो y जो हो गया होगा दैट इज डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाई डी। ये लंबाई हमारी कैपिटल डी है, बीच का स्लिट्स का डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो ये बन गया बेटा म्यू टी माइनस टी डी बाई डी। इसको और आपने करना है तो आप कह सकते हो कि म्यू माइनस 1 टी डी बाई डी। फ्रिंज विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ बीटा से रिप्रेजेंट किया, दैट इज लैम्डा डी बाई डी। तो अगर मैं इसको चाहूं तो कैसे और लिख सकता हूं, यहां से कहूं तो डी बाई डी की जगह, अगर यहां से देखो इसको डी बाई डी की जगह, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में काम करती हैं। बीटा बाई लैम्डा भी लिखा जा सकता है, तो डी बाई डी की जगह हम बीटा बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, दैट इज म्यू 1 माइनस 1 टी बीटा बाय लैम्डा। तो इतना सेंट्रल मैक्सिमा जो है इतना डिस्टेंस शिफ्ट कर गया। कोई पूछ दे कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड, तो वो कैसे निकल आएगी, कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई। तो एक फ्रिंज की लंबाई जो है वो कितनी है, ये टोटल लंबाई ये है, तो अगर हम उस एक फ्रिंज की लंबाई से डिवाइड कर दें तो कितनी उस बीच में जितनी फ्रिंजेस आ रही होंगी वो सारी की सारी शिफ्ट हो गई होंगी। और एक फ्रिंज की विड्थ कितनी है, बीटा, तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, तो इसमें बीटा के डिवाइड कर दो, दैट इज म्यू माइनस 1 टी बाय, इतनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो गई होंगी। समझ पाए भाई, यहां पर एक फ्रिंज मान लो ये शिफ्ट हुआ 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हुआ, और एक फ्रिंज की विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहां जितनी फ्रिंजेस होंगी 5 फ्रिंजेस बनेंगी ना, तो 5 फ्रिंजेस बनेंगी, तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा 5 फ्रिंज से क्या कर गया, शिफ्ट कर गया। तो वही किया मैंने, जो भी शिफ्टिंग आई उसमें फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दिया, फ्रिंज विड्थ बीटा से डिवाइड करोगे तो बन गया। ठीक है, तो ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, है ना। अब इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर लें, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं, है ना। और क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। फार्मूले हम लोग डायरेक्ट इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। चलिए पढ़ेंगे, आप खुद भी इसको पॉज करके कर सकते हैं। क्या कह रहा है, 2 लाइट रे इनिशियली इन सेम फेज। ये भी बहुत अच्छी बात है कि शुरुआत में ही कोई फेज डिफरेंस नहीं है, कोहेरेंट है, ठीक। और हमने जितने भी एक्सप्रेशंस बनाए हैं ये सब मानते हुए ही बनाए हैं कि शुरुआत में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। 2 मीडिया है म्यू1 और म्यू2 और दोनों की लेंथ l है, म्यू1 म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कह रहा है इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट रे इन एयर इज लैम्डा, द फेज डिफरेंस कितना होगा वो निकाल लो। अब हमें फेज डिफरेंस तो दिखाई नहीं देगा, तो क्या निकाल लो यहां से, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस कैसे निकालें, तो पाथ डिफरेंस में भी कौन से पाथ का डिफरेंस देखना होगा, मैं ऑप्टिकल पाथ। तो जरा देखिए, पहले वाला केस में अगर देखोगे कितनी लंबाई चल रहा है, ये आपको l दिख रहा है, लेकिन ऑप्टिकल पाथ म्यू1 l है और इसकी लंबाई कितनी है म्यू2 l, तो कितना पाथ डिफरेंस आ गया, तो म्यू2 बड़ा है तो म्यू2 l भी बड़ा रहा होगा, तो म्यू2 l माइनस म्यू1 l पाथ डिफरेंस आ गया। तो ये डेल्टा एक्स बाय लैम्डा बराबर डेल्टा फाई बाय 2 पाई, क्या आंसर आ जाएगा फटाफट से देखेंगे। तो 2 पाई मल्टीप्लाई में जाएगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, सी इज द राइट आंसर, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो पॉज करके अपना फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। इसका मतलब ये क्या है, मैक्सिमा देख के पता चल गया, इज आई नॉट। ये एक की इंटेंसिटी नहीं दी है, ये इसने क्या दी है, आई मैक्सिमम दी है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बताओ, जहां पर पाथ डिफरेंस है कितना, लैम्डा बाई 3। अच्छा, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 3 है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा बाई 3 बाय लैम्डा इंटू 2 पाई, वही फार्मूला लगा दिया हमने। तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस की वैल्यू हो गई मेरे पास 2 पाई बाय 3, बहुत बढ़िया बात है। आई मैक्सिमम हमारे को पता है
I बराबर क्या बनता था, इंटेंसिटी का हमारे पास रिलेशन है, दैट इज 4I0, जो कि I मैक्सिमम होता था, और यहाँ I0 बेसिकली 4I0 की जगह ही I0 लिख दिया इसने, तो I मैक्सिमम लेके चलते हैं, cos स्क्वायर पाई बाई 2, पाई इज फेज डिफरेंस, दैट इज 2π/3, I मैक्सिमम I0 cos स्क्वायर पाई, तो 2π/3 इंटू 2π/3 हो गया, पाई बाई थ्री का मतलब हो गया कितना, 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू हो गई कितनी, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया हो गया 1/4, I0/4, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप इस वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, अच्छे क्वेश्चन है, ताकि आप इनको ठीक तरीके से लगाइए, ताकि आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सके तो फटाफट से सॉल्व कर सके। फार्मूले और चीजें अगर आपके दिमाग में हैं जो मैंने बताई, और जिस तरह से मैंने बताई, अगर आप उस तरह से देखते हैं इन चीजों को, तो आप भी बहुत तेजी से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, इन यंग एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि ये जो स्क्रीन है ये v स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रही है, और इनिशियल इसके बीच का डिस्टेंस x है, t बराबर 0 पर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इज लाइंग एट पॉइंट ए। अच्छा, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा है, दैट इज पाथ डिफरेंस यहाँ बना होगा कितना, लैम्डा। आफ्टर हाउ मच टाइम फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा लाई एट पॉइंट ए। अच्छा, यहाँ कह रहा है कि कितने टाइम बाद फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा लाई करेगा, ठीक है। और ये लगातार क्या कर रही है, ये लगातार स्क्रीन बढ़ रही है। अच्छा ठीक, हमें पता है y बराबर, हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एक्स d/d, ठीक। चलिए, y मेरा कहा है इसने कि y मेरा ये फिक्स है, अभी ये यहाँ है, तो अभी इस सिचुएशन के लिए y जो मेरा है, डेल्टा एक्स मेरा कितना है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, d कितना है, बीच का सेपरेशन, दैट इज x, स्मॉल d वो कुछ नहीं बताया, तो मेरा वो फिक्स ही है, स्मॉल d है। अब जब ये वाली जो स्क्रीन है ये आगे चली गई, तो टी टाइम में ये कवर कर लेगी कितनी लंबाई, वीटी, तो ये वाला पॉइंट यहां आ गया, तो अब ये भी y तो y है, लेकिन ये अब मिनिमा बन रहा है, और कौन सा मिनिमा बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स हो गया होगा λ/2, और d दूरी कितनी हो गई होगी, तो ये दूरी हो गई होगी x प्लस वीटी बाय डी, तो d से d कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2x की वैल्यू आ गई x प्लस वीटी, तो ये हो गया कितना, t की वैल्यू यहाँ 2x की x बचा, t की वैल्यू हो गई x/v। करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप स्क्रीन पॉज करके दोबारा फिर से कर सकते हैं, क्वेश्चन करने से पहले आप स्क्रीन पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपकी एग्जाम की तैयारी एक बार में फटाफट से हो जाएगी YDSE की, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन यंग एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7.8, दैट ब्लू लाइट की वेवलेंथ दे दी है और सेंटीमीटर में दे दी है, इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में दिया है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच n+1th ब्लू लाइट बैंड कोइंसाइड विथ nth रेड बैंड। कह रहा है कि n की वैल्यू बताओ, ये स्क्रीन है, अगर लैम्डा अलग अलग है तो मैक्सिमा की पोजीशंस, nth मैक्सिमा nth मिनिमा या जो भी अलग अलग लैम्डा के लिए y की पोजीशन अलग अलग होंगी। तो ये कह रहा है कि कोइंसाइड कर रहा है nth मैक्सिमा ऑफ किसका, द वैल्यू ऑफ फॉर विच n+1, अच्छा यहां पर n+1 है किसका, ब्लू का, कोइंसाइड कर रहा है n के रेड वाले से, ठीक है। तो हमने कहा कि y पोजीशन तो दोनों के लिए सेम है, कोइंसाइड कर रहा है, तो y बराबर होगा रेड वाले के लिए क्या हो जाएगा, n, ठीक, n लैम्डा r d/d, और ब्लू वाले के लिए हो जाएगा n+1th, कोइंसाइड कर रहा है लैम्डा ब्लू d/d, दोनों के y सेम है, तो ये तो पूरा d/d कैंसिल आउट हो गया। n लैम्डा r कितना है, कहाँ है लैम्डा r, 7.8 इंटू 10⁻⁻5 है, और ये भी 10⁻5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन नहीं लिख रहे हैं इसको, ठीक है। n+1 लैम्डा ब्लू का 5.2, 10⁻⁻5 कैंसिल आउट हो गए,
तो यहां से क्या आ गया, n/n+1 बराबर हो गया 52/78। तो वैल्यू ऑफ n, अच्छा इसी को तो सॉल्व कर लेना है, तो ये कैंसिल आउट कर लो, कितना हो गया, ये कट जा रहा होगा, किससे कटेगा, ये कैंसिल आउट कर लेते हैं, 13 से कट जाएगा, है ना, नहीं 13 से कट गया ना, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, तो ये हो गया कितना, 6n इक्वल्स टू 4n+4, इधर आ गया 2n इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू आ गई 2। तो थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार रीड करेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा, इसको अब आप खुद से सेल्फ ट्राई करेंगे, ठीक है, सेम टाइप का ही है जैसा पहले एक हमने किया है, बस उसी को थ्योरी में लिख दिया है, खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पिन होल इज 3.5 लैम्डा, ठीक है, where wavelength of light lambda wavelength, find the maximum number of maxima which can be obtained on the screen। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है लेकिन समझ लेते हैं। कह रहा है कि भैया यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3.5 लैम्डा, और कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने बनेंगे इस पे ये बताओ, तो कैसे कर लें। मैंने कहा यार यहां पर जाके बनेंगे कहीं पे थीटा पे, डेल्टा एक्स हम लोगों ने शुरुआत में निकाल लिया था, कितना आया था, डी साइन थीटा। कह रहा है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो हमने कहा nth बनेगा जाके, तो n लैम्डा बराबर बना दिया हमने डी साइन थीटा। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू देख लें कितनी बैठ रही है, साइन थीटा की वैल्यू बैठ रही है n लैम्डा बाय डी। n लैम्डा कितना है, लैम्डा दे दिया है इसने, लैम्डा ही रखते हैं, ये दे दिया है 3.5 लैम्डा। अब हमें एक कंडीशन पता है कि साइन थीटा की वैल्यू जो है इस स्क्रीन पर कभी भी देख लो तो हमेशा, क्योंकि ये थीटा कभी 90 इस स्क्रीन के ऊपर तो हो नहीं पाएगा, साइन थीटा की जगह वैल्यू डाल दे तो n/3.5, तो इसका मतलब हो गया कि n लेस देन हो गया 3.5। तो अगर n की वैल्यू 3.5 से कम बनने वाली है तो इंटीजर, पूरा इंटीजर बनेगा भाई, 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा ऐसे ही बनेंगे। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा जो बनेगा यहां पर कौन सा मैक्सिमा बनेगा, तो थर्ड मैक्सिमा जो है वो इस सिचुएशन में ही खाली बन सकता है, उससे ज्यादा का मैक्सिमा जो है हम यहां नहीं बना पाएंगे एक तरफ में। तो अब YDSE के अगर आप अरेंजमेंट को देखो तो 3 ऊपर, 1 2 3 और 3 नीचे और 1 सेंट्रल, तो टोटल मैक्सिमा जो बने कितने बन गए, तो टोटल मैक्सिमा बन गए कितने, 3 3 6 और 1 सेंट्रल मैक्सिमा कितने, 7 मैक्सिमा जो है वो इस तरह की सिचुएशन में फॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक आपकी और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए एक अलग से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए स्क्रीन अगर ऐसी होती और यहां 2 सोर्स होते और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर लैम्डा होता, तो इस स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनते, अगर इसकी कैलकुलेशन कोई निकालना चाहे तो कैसे निकलती। जो भी लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, ये 2 स्क्रीन है, 2 सोर्स है जिनके बीच का दूरी भी लैम्डा है, और इस गोल स्क्रीन पर कितने
मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनते हैं। तो इसकी अगर कैलकुलेशन आप सीधे सीधे देखो तो देखिए यहां पर पाथ डिफरेंस कितना बनेगा, क्योंकि वो आप देख सकते हो पाथ डिफरेंस का मतलब इसका ये लंबाई हो गई, इसका ये लंबाई हो गई, तो इन दोनों लंबाइयों का अंतर, तो ये माइनस ये बचा। और हमको याद है कि लैम्डा पाथ डिफरेंस पर मैक्सिमा बनता है। और यहां कितना बनेगा देखो, अगर तो ये दोनों बराबर बनेंगी तो यहां पाथ डिफरेंस 0 बनेगा। अब एक चीज अगर सोचो तो लैम्डा से अगर यहां की तरफ जाओगे और ये सारी कैलकुलेशन ज्योमेट्री से भी करोगे तो यहां से पाथ डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, कहीं यहाँ कहीं 0.5 आएगा, तो यहाँ कहीं 0.5 आएगा तो वो भी मेरे काम का है, दैट इज λ/2। फिर कम होते होते यहाँ 0, यहाँ देखोगे तो फिर से पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्डा, तो यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहीं यहाँ कहीं, जरूरी नहीं 45, यहाँ कहीं λ/2 आएगा। यहाँ फिर से कितना पाथ डिफरेंस हो जाएगा 0, इसका मतलब यहाँ कहीं फिर से बीच में एक हमारे काम का पड़ेगा λ/2। सर और भी तो पढ़ेंगे लेकिन हमारे काम का तो यही है ना, और यहाँ पर भी एक पड़ेगा λ/2। तो अगर कोई कहे कि इस स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा और कितने मिनिमा बनेंगे तो हम कह सकते हैं कि भैया ये बनेगा मेरा मैक्सिमा, ये बनेगा मेरा मिनिमा, ये बनेगा मेरा मैक्सिमा, ये भी बनेगा मेरा मैक्सिमा, ये बनेगा मेरा मैक्सिमा, सॉरी ऊपर ये बनेगा कितना मिनिमा, है ना। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कितने मैक्सिमा, 1 2 3 4, 4 मैक्सिमा और 4 क्या बनेंगे मिनिमा। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सेम क्वेश्चन है मगर अब दो सोर्सेस के बीच का दूरी जो है वो मैंने 2 लैम्डा दे दिया है, ये S1 ये S2। स्क्रीन पर नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड नंबर ऑफ मिनिमा कितने बनेंगे ये हमें निकालना है, ठीक। तो ये आप मुझे बताएंगे काउंट कि कितना बनेगा। चलो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहां एक हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, कह रहा है टू वेवलेंथ λ1 एंड λ2 आर यूज्ड इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। λ1 है 450 नैनोमीटर, λ2 है 650 नैनोमीटर। मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस प्रोड्यूस बाय λ2 विच ओवरलैप विथ। ओवरलैप होने का मतलब क्या हुआ कि जहां पर एक किसी एक जैसे स्क्रीन पर यहाँ y ओरिजिन है, ये y स्क्रीन है, तो यहाँ एक वेव की जो फ्रिंजेस बन रही हैं वैसे दूसरी वेव्स की भी कुछ फ्रिंजेस बन रही होंगी। और कौन से नंबर की फ्रिंज ओवरलैप कर रही है, जैसे रेड वाली और येलो वाली दोनों ओवरलैप कर गई, तो मतलब दोनों के y पोजीशन क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। एक का n1 फ्रिंज कर रहा होगा और दूसरे का n2 कर रहा होगा। तो अगर मैं कहूं तो y पोजीशंस पे अगर देखोगे तो n1 λ1 d/d ये पोजीशन बन रही होगी और दूसरे वाले की n2 λ2 d/d। तो ओवरलैप की कंडीशन क्या होगी, ओवरलैप की कंडीशन होगी कि n1 λ1 बराबर हो गया किसके, n2 λ2। इसने कहा मिनिमम ऑर्डर, तो देख लेते हैं पहले क्या आ रहा है। n1 λ1 का मतलब क्या हुआ, n1 λ1, चलो n1 λ1 450 नैनोमीटर दोनों ही है, कोई दिक्कत नहीं। n2 कितना हो गया 650। n1 बाय n2 का रेशियो देख लेते हैं क्या आ रहा है, दैट इज 650 बटे 450। कैंसिल आउट कर देते हैं इसको, 5 से काट देते हैं, तो ये तो हो गया 9 और ये हो गया 13। तो रेशियो जो आ गया वो 13:9 का आ गया।
मतलब इसकी 30th फ्रिंज और इसकी 9th फ्रिंज ये ओवरलैप कर रही होंगी। तो मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज की अगर बात कर लें, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लैम्डा 2, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लैम्डा 2, लैम्डा 2 का मतलब हो गया, अच्छा, मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लैम्डा 2 विच ओवरलैप विथ द फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लैम्डा 1 इज n। तो लैम्डा 1 की 30th फ्रिंज और लैम्डा 2 की 9th फ्रिंज आपस में ओवरलैप कर रही है, और इसने पूछा है कि फ्रिंज प्रोड्यूस बाय लैम्डा 2 उसकी क्या है नंबर, तो वो वैल्यू कितनी है 9। इसका मतलब करेक्ट आंसर आ गया कितना 9। तो 30th फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 9th फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 से आपस में ओवरलैप कर रही होंगी, और वही उसने पूछा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि यूजिंग यंग डबल्स, आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व करें पहले। यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ही वेवलेंथ यूज हो रही है, 5000 एंगस्ट्रॉम प्रोड्यूस कर रहा है, फ्रिंज विड्थ बीटा दे दिया है, ठीक है। इफ अनदर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 इज यूज्ड एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, अच्छा ये डबल कर दिया है। डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे क्वेश्चन है। बीटा, नया बीटा क्या होगा इसकी बात कर रहा है। तो चलिए y बराबर अगर मैं देखूं तो y बराबर मेरे लिए क्या हो जाएगी इक्वेशन, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ, ठीक है। तो बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू मेरे पास है, बीटा की वैल्यू है हमें पता है लैम्डा डी बाय डी। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये लैम्डा की वैल्यू होगी 5000, एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10 टू की पावर -10, और ये d बाय डी कर दिया, और इसकी वैल्यू जो है इसने दे दी है फ्रिंज विड्थ दैट इज 0.5 mm, ठीक है, कोई बात नहीं। हम रेशियो में अगर निकाल लें तो मेरे हिसाब से हम इसको ज्यादा तेजी से कर पाएंगे, क्योंकि सिर्फ इस वैल्यू को उसने डबल किया है। तो एक काम करते हैं, अरे सेलेक्ट हो जाए भाई, एक काम करते हैं, कैपिटल डी तो सेम ही रखा है, तो बीटा, बीटा बाय बीटा न्यू ये देख लें, तो वो हो गया लैम्डा दैट इज 5000 बाय 6000। तो हम रेशियो बना रहे हैं, तो बेसिकली मेरा कैपिटल डी सेम रहा है, तो बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा बाय स्मॉल डी के, तो रेशियो से बना के कर दे रहे हैं। तो लैम्डा का रेशियो बन गए हैं, और इनके बीच रेशियो क्या बना, तो पहले डिस्टेंस d थी, और अब जो डिस्टेंस होगी दैट इज ट्वाइस ऑफ d। तो बीटा न्यू क्या हो जाएगा, यहां से देखिए d से d भी कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बीटा बाय बीटा न्यू सीधा कैलकुलेशन बेटा, ये हो गया 10/6। तो बीटा न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा न्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 बीटा बाय 5, और 3 बीटा, बीटा की वैल्यू है 0.5 दैट इज 1/2 इंटू 5, तो ये 10 हो गया, इट विल बिकम 0.3। और क्योंकि मैंने इसको mm में ही रहने दिया था, तो ये भी mm में ही आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो 0.3 mm हो जाएगा। 2022 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, पढ़ेंगे 2024 जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट शोन इन फिगर द लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज यूज्ड, डार्क फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व एट पॉइंट P। अच्छा, यहां पॉइंट
कैपिटल डी की वैल्यू जो है 0.2 मीटर दे दिया है इसने, और कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट S1 एंड S2 क्या होगी जिससे यहां मिनिमा बने। यहां डार्क फ्रिंज बननी चाहिए, ठीक है। सोर्स ये है, तो देखिए एक पाथ तो ये हो गया, और दूसरा पाथ जो वेव का हुआ सोर्स से लेंगे ना, तो यहां पाथ डिफरेंस कितना हुआ ये निकाल लो पहले। तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी, पाइथागोरस लगा दें अगर, तो डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये लंबाई हो गई ट्वाइस ऑफ, क्योंकि ये भी इतना ही चलेगा, तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये वाली लंबाई हो जाएगी माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ डी, यही पाथ डिफरेंस बन गया। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, और यही पाथ डिफरेंस तुम्हारा जो है, अगर मिनिमा का केस है तो यही पाथ डिफरेंस बनना चाहिए λ/2, 3 λ/2, कोई भी एक लेके चल लेंगे, तो अभी अपन λ/2 लेके चल लेते हैं। तो चलो यहां से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये सब बहुत क्लोज होते हैं, तो हम इसमें बायनोमियल भी लगा सकते हैं, तो हमें बायनोमियल भी लगा के देख लेते हैं। तो डी, कैपिटल डी अगर इससे कॉमन ले लें और पूरे से 2D कॉमन ले लें, तो अंदर बचा 2D, पूरा ब्रैकेट लिया, यहाँ से D कॉमन ले लिया, तो ये बचा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो गया λ/2। इस पे बायनोमियल लगा देते हैं, तो ये हो गया 2D 1 प्लस सॉरी ये प्लस 1/2 डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, डी अंदर मल्टीप्लाई 2D अंदर मल्टीप्लाई गया, तो क्या बन जाएगा, तो यहां से अगर देखोगे तो 2D अगर मल्टीप्लाई गया तो 2 कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ये बन गया डी स्क्वायर बाय डी बराबर λ/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो लैम्डा कहाँ गया, कहाँ है लैम्डा, 400 नैनोमीटर। अच्छा, ये निकालना है मिलीमीटर में, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं पहले 400, और मिलीमीटर में रखना है तो उसको भी मिलीमीटर में चेंज कर लो, और उसको अगर मिलीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको मिलीमीटर में चेंज करोगे तो ये 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मिलीमीटर में बन गया, ठीक। इसको मिलीमीटर में चेंज करना है, क्योंकि मीटर से करते हो तो 10⁻⁻, ये और -9, और मिलीमीटर में मीटर से देखते हो 10⁻³ तो 6 कहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁶ mm, ठीक। तो ये मेरा बन गया लैम्डा, ये हो गया /2, और डी की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर, तो इसको कर देंगे 0.2 मीटर में है, तो इसको भी मिलीमीटर में, चाहे तो आप सब चीज मीटर में चेंज कर लो, तो इसको भी मिलीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ सॉरी 10⁻³ कुछ मैं गलत कर गया क्या, अच्छा हाँ मैं ये गलत कर गया, छोटी यूनिट में अगर जा रहे हो तो सॉरी बड़ी यूनिट में जा रहे हो तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो यहां से आप सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, ये पॉइंट हटा के यहाँ 20 कर दिया, और ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, 10 हो गया, एक 10 से ये 0 चला गया, तो ये 0 चला गया, और यहाँ बचा 10⁻3, ये हो गया 10⁻4, तो ये बन गया आपका 4 इंटू 10⁻4 हो गया, ये एक पावर हो गई जुड़ गई, और -2 -6 + 4 -2,
तो ये मेरा डी स्क्वायर आ गया। तो डी की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, तो इसी पूरे का रूट ले लिया, तो इट विल बिकम 2 इंटू 10⁻⁻1, तो हो गया 0.2। तो हमने सारी चीजें एमएम में कन्वर्ट कर ली, अगर, क्योंकि मेरे को आंसर यहां एमएम में निकालना था। अगर आपको लगता है कि मीटर में करके फिर आपने एमएम में कन्वर्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। जिनको नहीं पता वो देख लें। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक। और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻6 मिलीमीटर होते हैं। वो मैं माइनस लगाना उसमें मिस कर गया था, लेकिन इसको ध्यान से रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और देखते हैं इस सवाल को क्या कह रहा है। 2023 में आया हुआ सवाल है और बड़े ही आराम से कर सकते हैं। कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका थिकनेस दे दिया है 10 माइक्रोमीटर। यहां पे स्लैब डाली है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। दूसरी तरफ एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लिया है। वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है। ड्यू टू इंसर्शन ऑफ प्लेट सेंट्रल मैक्सिमा इज शिफ्टेड बाय डिस्टेंस ऑफ x बीटा नॉट। बीटा नॉट जो है वो फ्रिंज विड्थ है। तो हम लोगों ने भी रिलेशन निकाला था कि कितना शिफ्ट करती है, तो कितना शिफ्ट करती है इसका हम लोगों ने एक अभी रिलेशन निकाला है। आप डायरेक्ट चाहें तो उसके फार्मूले को जो है यूज कर सकते हैं, दैट इज μ-1 t बीटा बाय लैम्डा। तो आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं इस क्वेश्चन में, μ-1 t बीटा बाय लैम्डा। और इसका आप जवाब बताइएगा 2023 वाले इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो है वो आई थिंक 4 है। तो आप इसको स्वयं से कैलकुलेट करें और देखें कि क्या इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ऑल्दो सारे इंफॉर्मेशन दी है, बस डायरेक्ट फार्मूले में ही रखकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और इस सवाल में यहां 2 फ्रिंजेस जो हैं इन्होंने लगा दी हैं, 2 फ्रिंजेस जो हैं वो लगा दी हैं। और कह रहा है कि 2 स्लिट्स हैं, 2 फ्रिंजेस लगा दी हैं, और एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 है। लैम्डा दिया हुआ है ये, और कह रहा है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट कितना शिफ्ट करेगा, शिफ्ट बाय कितनी फ्रिंजेस से शिफ्ट कर जाएगा। तो कितनी फ्रिंजेस से शिफ्ट कर जाएगा, अगर आप ये देखो तो इनके आने से कितना पाथ डिफरेंस बना, तो इसके वाले से कितना पाथ डिफरेंस बना, इससे जो पाथ डिफरेंस बना इस एक के आने से, दैट इज μ-1 इंटू टी। अगर ये μ1 कह लूं या t1 कह लूं, और इसके आने से कितना पाथ डिफरेंस बना, तो वो बना μ2-1 इंटू t2। और दोनों की थिकनेस क्या है, सेम है क्या, इक्वल थिकनेस है, तो टी ही रख लेते हैं भैया। तो इसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इतना बनाया, इसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस इतना बनाया, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना बना, टोटल एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस, एक्स्ट्रा जो पाथ डिफरेंस आया इन दोनों स्लैब के आने से, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, μ1 t माइनस टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ऑफ दिस μ2 t माइनस टी, μ1 माइनस μ2। यही एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ गया डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स आ गया तो y पोजीशन हो गई होगी डेल्टा एक्स डी बाई डी, या डेल्टा एक्स बीटा के टर्म में देख लो तो बीटा बाय लैम्डा। इसका मतलब हो गया μ1 माइनस μ2 इंटू टी बीटा बाय लैम्डा। और कहा नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना शिफ्ट हुई, तो बीटा से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट कितना हुआ, इट विल बिकम μ1 माइनस μ2 इंटू टी, बीटा से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय लैम्डा।
इसमें सीधे आप वैल्यू डालिए जो डेटा दिया हुआ है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक, आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस का एक एक्सपीरियंस मिला होगा। आप इस तरह के क्वेश्चंस भी अपने ट्राई करेंगे और इसके साथ में ही जो असाइनमेंट है इसका, वो आपको पीडब्ल्यू ऐप पर जो भी पेन किलर सीरीज का अपना बैच है वहां पर आपको मिल जाएगा। इस टॉपिक का एक और लेक्चर भी होगा जिसमें हम लोग डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन है उसके कॉन्सेप्ट्स को, उसके अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी और इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से ट्राई करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।